हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन लोग जो है चरक संहिता का 6 चैप्टर अपन देखेंगे। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट वे में पढ़ाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो षड ऋतुचर्या है वो बताया गया है। ओके। और इसको अपन लोगों ने वैसे अष्टांग में और डिटेलिंग से पढ़ा था। यहाँ पे अपन इसको जो चरक ने क्या स्पेसिफिक बताया है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ऐड ऑन करने हैं, उसके विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। 6 चैप्टर का नाम है आपका षड ऋतुचर्या अध्याय। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो वही है कि अगर आप ऋतुचर्या स्टार्ट करते हो तो क्या है, सबसे पहले अदान काल एंड विसर्ग काल का आपका डिस्क्रिप्शन आपको याद होना चाहिए। अदान काल, ठीक है, तो इसके विषय में मैंने जैसे बताया था, क्या होता है अदान काल, तो जिसमें जो सूर्य है, ठीक है, वो अपने ये बोल सकते हैं कि जो अपनी किरणों को क्या कर रही है, अदान कर रही है। ठीक है, तो अदान कर रही है मतलब दे रही है, तो क्या होगा, उष्णता बढ़ेगा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अदान काल। ओके, तो इसके अंतर्गत कौन से ऋतु आती हैं, तो शिशिर वसंत ग्रीष्म। ठीक है, शिवग्री करके याद कर सकते हो आप लोग, शिवग्री। ठीक है, तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये जो है आपके अदान काल के अंतर्गत आता है, तो शिवग्री अदान काल के अंतर्गत आता है। तो इस काल में 3 ऋतुएं होती हैं, जैसे कि शिशिर वसंत और ग्रीष्म, और इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। तो इसे और क्या कहा जाता है, क्योंकि उत्तरायण कहा जाता है, ये चीज भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और इसमें जो स्वभावतः ये बात करें तो स्वभाव अनुसार जो सूर्य है वो उत्तर दिशा की ओर, मतलब उत्तर दिशा की तरफ गमन करते हैं, जिससे जो सूर्य की किरणें होती है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जैसे गर्मी में आपको देखने को मिलता है, तीक्ष्ण भी होगी और उष्ण भी होगी। इस प्रकार सूर्य की गर्मी से उष्ण एवं रुक्षता आ जाती है। ठीक है, तो जो सूर्य की गर्मी पड़ती है इसी वजह से सूर्य की गर्मी के कारण जो वायु होता है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका उष्णता और रुक्षता, ड्राइनेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अतः सूर्य और वायु पृथ्वी में पाए जाने वाले सौम्य गुण को क्षीण कर देते हैं। तो क्या करते हैं, सूर्य और जो वायु है वो पृथ्वी में पाए जाने वाला जो सौम्य गुण होता है, सौम्य गुण किसको बोलते हैं, जो ठंडकता होता है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम करते जाता है, क्षीण करते जाते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन अत्यधिक रुक्ष वायु तथा कटु तिक्त कसाय रसों का प्रबलता बन जाता है। ठीक है, इनके वजह से क्या होता है, जो वायु है और प्रबल बन जाता है इन रसों का सेवन करने की वजह से, कटु तिक्त कसाय रस का, जिससे मनुष्य का जो बल है दिन प्रतिदिन क्या है, कम होता जाता है, क्षीण होता जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप पॉइंट वाइज भी याद कर सकते हो। पहला, जैसे कि आपका पहला पॉइंट में आदान काल के अंतर्गत याद रखना कि शिवग्री यानी कि शिशिर वसंत ग्रीष्म जो ऋतुएं हैं उसको आदान काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो कि इसे ही अपन क्या बोलते हैं, उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, उत्तरायण क्यों बोलते हैं, तो तीसरा पॉइंट में लिखना क्योंकि स्वभावतः जो सूर्य की जो दिशा होती है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं, इस वजह से उत्तरायण कहेंगे। फिर चौथा पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें सूर्य की किरणें अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है। ठीक है, इस प्रकार जो है उसके अंदर पांचवा पॉइंट में लिख सकते हो कि इस प्रकार जो सूर्य की जो गर्मी से जो वायु है वो उष्ण और रुक्ष हो जाती है। ओके, और अतः इस वजह से जो सूर्य है और वायु है वो पृथ्वी में पाए जाने वाले जो सौम्य गुण होता है उसको नष्ट कर देती है, उसको क्षीण कर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा ये यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपका 6 पॉइंट है, इस प्रकार दिन प्रतिदिन रुक्षता बढ़ने की वजह से वायु जो है तथा कटुतिक्त रसों का सेवन करने की वजह से जो रुक्षता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो शरीर का बल है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स में आप आदान काल को डिटेल कर सकते हो। ठीक है, ये प्रमुख 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विसर्ग काल। तो क्या हो रहा है इसमें, जो आपका आदान मतलब आपको आदान कर रहा था सूर्य, अब क्या है विसर्ग, यानी कि जो सूर्य की किरण है वो कम हो रही है। ठीक है, तो विसर्ग काल के अंतर्गत कौन से 3 ऋतु आती हैं, तो वर्षद, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो वर्षद हे, ठीक है, वर्षद हे ऐसा करके याद कर सकते हो, तो वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतु क्या है आपके विसर्ग काल के अंतर्गत आती है। इसको क्या बोला जाता है, तो दक्षिणायन काल भी कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें स्वभावतः जो सूर्य होता है वो दक्षिण दिशा की ओर तरफ गमन करता है, तो इसमें स्वभावतः जो सूर्य होता है वो किसकी ओर, दक्षिण दिशा की तरफ गमन करते हैं, जिससे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षीण हो जाती है। और इस काल में चंद्रमा का जो बल होता है वो प्रबल होता है, तो इस काल में क्या होता है, जो चंद्रमा है उसका जो बल होता है वो प्रबल होता है, जिससे पृथ्वी में पाए जाने वाला जो सौम्य गुण है वो प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो जो सौम्य गुण है, ठंडकता का जो गुण पाया जाता है, ये सौम्यता का जो गुण पाया जाता है
ठीक है, वो प्रबल होता जाता है, क्योंकि चंद्रमा प्रबल होता है और सूर्य की किरणें कम हो गई है, क्षीण हो गई है इस वजह से। ठीक है, ये बोला कि इस प्रकार काल इस सॉरी इस काल में जो बादल छाए रहते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका वर्षा का समय रहता है बादल छाए रहते हैं, ठीक है। तो वही है कि इस काल में बादल छाए रहते हैं, वर्षा होने से शीतल जो वायु है, वायु कैसा हो जाएगा, जो उष्ण था वो शीतल हो जाएगा वर्षा होने से। अतः इसे इसमें मधुर अम्ल लवण रस प्रबल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मधुर अम्ल लवण रस की प्रबलता होती है, और जिस प्रकार प्राणियों का जो बल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑपोजिट लक्षण है वो आपको आदान काल के विसर्ग काल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऋतुओं में याद रखना कि कौन सा है, वर्षा शरद हेमंत है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणायन काल भी कहा जाता है, और इसमें स्वभावतः जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, वो दक्षिण दिशा की ओर गमन करती हैं। सूर्य जो है वो उसकी किरणें क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। चंद्रमा का जो बल है वो प्रबल रहता है, इस वजह से सौम्य जो गुण है या शीतलता का जो गुण है वो बढ़ जाता है पृथ्वी में। ठीक है, और मधुर अम्ल लवण रस की प्रबलता होने की वजह से प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो प्राणियों का जो बल है जो क्षीण हुआ था, ठीक है, आदान काल में, वो बढ़ता जाता है विसर्ग काल के अंतर्गत। ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग ऋतु संधि किसको बोलते हैं। तो ऋतु संधि के विषय में बताया गया है, इसको भी आपको याद रखना है, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो ऋतु संधि के विषय में बताया गया है कि वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह, ठीक है, जो आपका वर्तमान ऋतु है, जो भी ऋतु चल रहा है उसका अंतिम सप्ताह, तथा आगामी ऋतु का प्रथम सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह मतलब 7 दिन, वीक। ठीक है, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो आपका अंतिम जो ऋतु है उसका अंतिम सप्ताह, सॉरी मतलब जो वर्तमान प्रेजेंट में जो ऋतु है उसका लास्ट वीक। ठीक है, 7 डेज, और आगामी जो आने वाला ऋतु है उसका 7 डेज। ठीक है, जो आने वाले ऋतु है उसके स्टार्टिंग का 7 डेज, और जो अभी चल रहा है वो ऋतु का लास्ट का 7 डेज। टोटल कितने दिन हो गए, 7 7, आपका 14 हो गया, तो ये 14 दिन। इसे ही क्या बोलेंगे, ऋतु संधि काल बोलेंगे। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, ऋतु संधि काल कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान ऋतु ऋतुचर्या का क्रमशः, अब ये ऋतु संधि काल में अपने को क्या करना चाहिए, तो जो भी वर्तमान ऋतु है, ठीक है, उसका जो है उस ऋतुचर्या मतलब जो भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, हर ऋतुचर्या के अंतर्गत अलग अलग बताया गया है कि वर्षा ऋतु में अलग काम करना चाहिए। ठीक है, शरद में अलग है, इसके अलावा सॉरी वर्षा शरद हेमंत में लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। लेकिन अगर आप ग्रीष्म ऋतु में देखोगे, जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु आया है, ठीक है, गर्मी का समय आ गया है, तो गर्मी का समय चल रहा है, जैसे ही गर्मी खत्म होने वाला रहेगा, ठीक है, और बारिश आने वाला रहेगा अगस्त वगैरह में। ठीक है, जुलाई अगस्त में, जून में आ जाता है आपका मानसून। ठीक है, तो जो जून का जो समय रहेगा उस टाइम आप क्या है, सीधा अचानक से आप गर्म चीज खा रहे हो, सॉरी ठंडा चीज खा रहे हो, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो। और जैसे ही आपका जून जुलाई स्टार्ट होगा तो आप सीधा अचानक से वो गर्म चीज को छोड़ करके ठंडा चीज को खाना शुरू ही नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे उन चीजों का जो ऋतुओं के अनुसार बताया गया जो चर्या, उसको धीरे धीरे अपने को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वही चीज बोला गया कि ऋतुचर्या का क्रमशः धीरे धीरे जो वर्तमान ऋतु है, ठीक है, ये जो ऋतु संधि काल है उसमें वर्तमान जो ऋतु रहेगा, जो भी प्रेजेंट ऋतु रहेगा उसका अपने को धीरे धीरे परित्याग करना पड़ेगा, जो भी चर्या है उसका, और आगामी ऋतु का जो है धीरे धीरे क्रमशः सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या है, रोग उत्पन्न नहीं होते, या रोग जो है उत्पन्न भी हुए तो नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऋतु संधि काल बताया गया। ठीक है, कि ऋतु संधि काल में पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए करके। तो ऋतु संधि काल के अंतर्गत जो वर्तमान ऋतु है, ठीक है, उसका क्रमशः क्रमशः जो ऋतुचर्या बताया गया उसका धीरे धीरे परित्याग करना है। ठीक है, उसको ध्यान धीरे धीरे करके छोड़ते जाना है, और आगामी ऋतु जो ऋतु आने वाला है, ठीक है, उसका धीरे धीरे अपने को सेवन करते जाना है। ठीक है, उसके ऋतुचर्या के अंतर्गत जो चीजें बताएगी उसको, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर इसके बाद में एक शॉर्ट नोट्स आता है आपका हंसोदक से। क्या होता है हंसोदक, इसको मैंने अष्टांग में भी बताया था। तो हंसोदक के विषय में वही चीज है जो आप अष्टांग में भी पढ़े थे, कि जो जल दिन में क्या है सूर्य की किरणों से तप्त हो जाता है, तथा रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हो जाता है, जो अगस्ता तारा के उदय होने से निर्मित हुआ होता है, ऐसे शुद्ध तथा दोषनाशक जो जल होता है उसी को ही हंसोदक कहते हैं। और यह जो जल होता है वो अमृत के समान होता है। अब हंसोदक का तात्पर्य क्या है, हंस शब्द से क्या तात्पर्य बोला गया है, तो हंस शब्द मतलब आपका सूर्य और चंद्रमा को बोला गया है। ठीक है, अर्थात इन दोनों से शुद्ध किया गया जो जल होगा उसे अपन हंसोदक कहेंगे। ठीक है, इसके विषय में अपन अष्टांग में पढ़ लिए थे ऑलरेडी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है ये। ठीक है, हंसोदक मतलब सूर्य और चंद्रमा से जो शुद्ध किया जो जल है उसे अपन हंसोदक कहेंगे। बात करते हैं इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पान के लिए, स्नान के लिए, ठीक है, यानी कि पीने के लिए, बात करने के लिए, नहाने के लिए, अवगहन के लिए, जो बाथ टब में अपन नहाते हैं वो अवगहन क्रिया है। ठीक है, तथा जल विशेषता पित्त को शांत करता है। तो ये प्रमुख रूप से क्या है, पित्त को शांत करता है। ठीक है, त्रिदोष शामक होता है पर विशेष रूप से पूछा जाए तो पित्त का शमन करता है। तो इसको अपन
प्रयोग करते हैं स्नान के लिए, पान के लिए, अवगाह के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर काल के विषय में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो काल के विषय में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आपका पदार्थ विज्ञान का भी टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा याद रखना, काल मतलब समय। अब उस समय क्या है, टाइम तो था नहीं, घड़ी तो था नहीं, तो उस समय कैसे करके अपन लोग डिसाइड करते थे। ठीक है, तो एक अहोरात्र बराबर होता था 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे को, यानी कि एक दिन का आपका क्या है, एक दिन जो है वो कितना, एक अहोरात्र के बराबर होता था। इसी प्रकार 15 दिन जो है उसको क्या बोलते थे, एक पक्ष कहते थे। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको रटे हो घड़ी के बारे में। ठीक है, कि घड़ी में जो होता है, हर जो होता है कितना, टोटल 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। ठीक है, तो 60 सेकंड होता है। तो ये आपने रटा ही है ना, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं, इसी टाइप से इसको भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, इसी प्रकार 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो उसको आपने रटा है, तो उसी प्रकार इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक अहोरात्र बराबर एक दिन, या 24 घंटे इसे अपन बोलते हैं। इसी प्रकार 15 दिन बराबर एक पक्ष होते हैं, दो पक्ष बराबर एक माह होता है, दो माह बराबर एक ऋतु होता है, और तीन ऋतु बराबर एक अयन होता है, दो अयन बराबर एक वर्ष होता है, और 5 वर्ष बराबर एक युग होता है। तो ये यहाँ पे आपका काल के विषय में बताया गया है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सातम्य वर्णन। ठीक है, तो सातम्य का वर्णन किया गया है, तो ओक सातम्य के विषय में, उपशय के विषय में बताया गया है। तो ओक सातम्य, ओक सातम्य का मतलब क्या होता है, ओक मतलब होता है आपका शरीर। ठीक है, सातम्य मतलब जो आपके शरीर के लिए अनुकूल हो, हितकर हो। तो जो शरीर के लिए हितकर होता है वही क्या कहलाएगा, आपका ओक सातम्य कहलाएगा। ठीक है, इसको और अपन डिटेल से देख लेते हैं। अर्थात ऐसा ऐसा औषध या आहार जो शरीर के लिए क्या हो, अनुकूल हो। ठीक है, तथा जिसके सेवन करने से शरीर में कोई भी हानि नहीं होता, सुखमय पूर्वक वो शरीर के अंदर चला जाता है, उसे अपन ओक सातम्य कहते हैं। फिर यहाँ पे आपके सातम्य के भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, तो 4 भेद बताए गए हैं, ऋतु, ओक, देश और रोग। ठीक है, तो सातम्य के कितने भेद हैं ये पूछा जाएगा, तो कितने हैं आपके, टोटल 4 भेद हैं। ये आपको याद रखना है कि ऋतु, ठीक है, ऋतु सातम्य, ओक सातम्य, इसके अलावा देश सातम्य, और आपका रोग सातम्य। तो यहाँ पे बोला गया है ऋतु सातम्य से ओक सातम्य, ओक सातम्य से देश सातम्य, और देश सातम्य से रोग सातम्य बलवान होते हैं। ठीक है, तो ये बलवानता का क्रम पूछा गया, बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखो इसमें अब ऋतुचर्या है, जैसे एक एक प्रकार की जो ऋतुचर्या है, ठीक है, वो आपका लगभग लगभग अष्टांग से वेरी करता है, तो उसको मैं यहाँ पे डिटेलिंग से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग खुद से प्रिपेयर करना। ओके, तो यहाँ ये शॉर्ट नोट्स में अपन इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या है, ऋतुचर्या के विषय में बात किया। तो इसका मैं पासवर्ड भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा इसका पासवर्ड, तो इसका जो पासवर्ड है वो है आपका, एक मिनट, तो ये इसका पासवर्ड है आपका C6JKR, ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, इससे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।